नमस्कार। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की। शब्द शक्ति किसे कहते हैं और अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो मित्रों, अभिधा शब्द शक्ति में जो है हमने पढ़ा कि उसमें जो है शब्द या वाक्य का तत्काल अर्थ ग्रहण किया जाता है और शब्द या वाक्य का साधारण और व्यवहारिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति के लक्षण थे। आज हम पढ़ेंगे जो है दूसरे नंबर की शब्द शक्ति पढ़ेंगे हम, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द, जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के वाच्यार्थ मुख्यार्थ को, शब्द के वाच्यार्थ मुख्यार्थ को, शब्द के वाच्यार्थ मुख्यार्थ को बाधित कर, अर्थात अभिधा के अर्थ को, अभिधा के अर्थ को अभिधा के अर्थ को स्वीकार न कर अन्य अर्थ को प्राप्त किया जाए, उसे लक्षार्थ कहते हैं, लक्षार्थ कहते हैं। और लक्षार्थ के अर्थ को बोध कराने वाली, और लक्षार्थ का अर्थ नहीं, और लक्षार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहां पर देखो, अभिधा वाले अर्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पर तत्काल अर्थ की यदि प्राप्ति हो जाती है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। किंतु यहां जब वक्ता द्वारा बोले गए, अर्थात वक्ता जो बोलने वाला है, जहां वक्ता द्वारा बोले गए शब्द हो सकता है या वाक्य हो सकता है, जहां वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के वाचार्थ मुख्यार्थ को बाधित कर, अर्थात अभिधा वाला अर्थ स्वीकार न करके, अभिधा के अर्थ को स्वीकार न करके यदि तीसरे अर्थ की प्राप्ति होती है तो वहां जो है लक्षार्थ होती है, और उस लक्षार्थ को बोध कराने
जो शक्ति होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। देखो यहाँ पर एक वाक्य, एक शब्द आया वाच्यार्थ और मुख्यार्थ। वाच्यार्थ का मतलब ही अभिधा होता है और मुख्यार्थ का मतलब भी अभिधा होता है, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति को लक्षार्थ भी कहा अभिधा शब्द शक्ति को मुख्यार्थ भी कहा जाता है, वाच्यार्थ भी कहा जाता है और संकेतार्थ भी कहा जाता है। तो जो अभिधा वाला अर्थ जो निकलता है उसको बाधित करके अर्थात उसको स्वीकार न करके अन्य अर्थ की यदि प्राप्ति होती है तो वहां पर जो है कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात लक्षण के माध्यम से अर्थ की प्राप्ति हो, लक्षण के माध्यम से यदि अर्थ की प्राप्ति हो, लक्षणा लक्षण, तो लक्षण के माध्यम से यदि अर्थ की प्राप्ति होती है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पर अभिधा वाला अर्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभिधा में तो तत्काल अर्थ ग्रहण होता है, व्यवहारिक अर्थ ग्रहण होता है, साधारण अर्थ ग्रहण होता है। जैसे रमा रोती है, रमा साइकिल चलाती है, मैदान में गाय चर रही है, ये सारा अभिधा वाले अर्थ है, तत्काल अर्थ। लेकिन यहाँ पर अभिधा वाले अर्थ को स्वीकार ना करके अर्थात उस अर्थ को न मान करके तीसरा अर्थ यदि ग्रहण किया जाता है या अन्य अर्थ यदि ग्रहण किया जाता है तो वहां पर लक्षणार्थ अर्थात लक्ष्यार्थ होता है। और इसी लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाले, इसी लक्ष्य के अर्थ को प्राप्त कराने वाली जो शक्ति होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, अर्थात लक्षण के आधार पर अर्थ का बोध करवाती है। जैसे मान लिया जाए राधा का मन पत्थर है। अब यहां देखो कि राधा का मन पत्थर है या मेरा मित्र गधा है, मेरा मित्र गधा है। अब इसमें देखो कि राधा का मन पत्थर है। अब राधा का मन पत्थर कैसे हो सकता है? राधा तो एक प्राणी है, एक जीव है, और पत्थर तो एक पदार्थ है, एक निर्जीव कठोर पदार्थ है, उसका मन तो पत्थर हो ही नहीं सकता है। लेकिन लक्षण देखो अपन यहां अगर यूं कहें कि देखो वो पत्थर पड़ा हुआ है तो फिर तो अभिधा वाला शब्द है, क्योंकि पत्थर का मतलब कठोर पत्थर है और पड़ा हुआ का मतलब वहां पर पड़ा हुआ है, तो ये तो अभिधा वाला अर्थ है। लेकिन राधा का मन पत्थर है। अब राधा का मन पत्थर कैसे हो सकता है? राधा एक इंसान है, कठोर एक और पत्थर एक निर्जीव पदार्थ है, उसमें जीव नहीं है, वो उसमें आत्मानुभूति नहीं है, उसमें जो है दुखानुभूति नहीं है, उसमें प्रेमानुभूति नहीं है। तो इस प्रकार से वो क्या है कि एक जो है पदार्थ है, तो वो तो पत्थर हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन यहाँ पर पत्थर के लक्षण को देख करके अर्थ को ग्रहण किया गया है कि जिस प्रकार से पत्थर कठोर होता है उसी प्रकार से जो है राधा का मन कठोर है। अब पत्थर का मतलब, मन का मतलब यहाँ कठोरता से लिया गया है, इसलिए यहाँ लक्षण के आधार पर अर्थ को लिया गया है, न कि अभिधा के आधार पर। तो यहाँ पर पत्थर के क्या लक्षण है? पत्थर कठोर होता है, ठीक उसी प्रकार राधा का मन भी इतना पत्थर की भांति कठोर है। और जैसे कि मेरा मित्र गधा है, अब गधा तो हो ही नहीं सकता मित्र, क्योंकि गधा तो एक 4 पैर वाला, 2 कान वाला, एक पूंछ वाला पशु है, वो बोझा ढोता है। तो अब यहां पर जो गधे में जो लक्षण है उन लक्षण के आधार पर मित्र को गधा कहा गया है, न कि मित्र। अगर वो कहता है कि देखो वो गधा है तो वो तो अभिधा वाला अर्थ है, क्योंकि वास्तव में गधा है, लेकिन यहाँ मित्र तो गधा हो ही नहीं सकता है ना। गधे के लक्षण बताए गए हैं, तो लक्षण के आधार पर यदि अर्थ की प्राप्ति होती है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो मेरा मित्र गधा है। अब गधे का लक्षण यहाँ पर क्या है? मूर्ख, क्योंकि
गधे को जिधर लेके चलो उधर चलता हुआ चलेगा, वो पानी में खड़ा है तो पानी में खड़ा भीगा रहेगा, धूप में खड़ा है तो धूप में खड़ा रहेगा, कीचड़ में खड़ा है तो कीचड़ में खड़ा रहेगा। यानी कि उसकी बुद्धि किसी भी प्रकार से काम नहीं करती है। गाय भैंसे तो ये तो फिर भी पानी आ जाता है तो किसी जो है छांव में आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन गधा अक्सर ऐसा नहीं करता है, तो उसमें मूर्खता का गुण है। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा मित्र गधा है, ये गधे के लक्षण देख करके यहाँ पर अर्थ को लिया गया है या समझा गया है या अर्थ निकाला गया है, इसलिए इनमें जो है लक्षण शब्द शक्ति है। अब यहाँ पर अभिधा वाला अर्थ स्वीकार न करके, देखो मैदान में गधा चल रहा है तो वास्तव में सही है, मैदान का मतलब मैदान, गधे का मतलब गधा, चरने का मतलब चल रहा है, ये तो अभिधा वाला अर्थ है। लेकिन यहाँ पर अभिधा वाला अर्थ कतई स्वीकार नहीं किया गया है, अन्य उस अर्थ को बाधित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर गधे का अर्थ वो नहीं लिया जो अभिधा वाला था, यहाँ तीसरा अर्थ लिया है गधे से। तो देखो मन पत्थर है तो मन पत्थर का भी यहाँ पर तीसरा अर्थ लिया है, तो मन पत्थर है तो राधा का मन पत्थर तो हो नहीं सकता, लेकिन पत्थर की भांति, पत्थर के गुण के समान कठोर है उसका मन, तो इसलिए यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो देखो जहां पर वाचार्थ के, मुख्यार्थ के या अभिधा वाले अर्थ को स्वीकार ना करके अन्य अर्थ की लक्षण के आधार पर यदि प्राप्ति की जाती है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब इसके बाद में सॉरी यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब इसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार, अब लक्षणा शब्द शक्ति चार प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। नंबर एक रूढ़ा लक्षणा। अब रूढ़ा लक्षणा किसे कहते हैं? रूढ़ा लक्षणा किसे कहते हैं? तो जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ी, जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ी, रूढ़ी का मतलब होता है परंपरा, लोक व्यवहार की रूढ़ी को आधार बनाकर, को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। अब यहां पर देखो लक्षण के आधार पर अर्थ को प्राप्त करना लक्षणा शब्द शक्ति, और लक्षण शब्द शक्ति चार प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है रूढ़ा लक्षणा। अब रूढ़ा लक्षणा में क्या होता है कि जब किसी लोक व्यवहार का मतलब होता है लोगों द्वारा कही हुई बातें या लोगों द्वारा जो शब्द, जो वाक्य व्यवहार में लिया जाता है की परंपरा, अर्थात लोगों द्वारा जो शब्द कहे गए हैं वे जो के त्यों जो है एक विशाल जनसमूह में जो है बोले गए हैं और बोले जा रहे हैं, तो वो एक परंपरा बन गई है, रूढ़ी शब्दों की एक परंपरा बन गई है। तो परंपरा को आधार बनाकर, अर्थात जो शब्द लोक प्रचलित व्यवहार के कारण परंपरागत रूप से जनसमूह में जो है प्रचारित होने लगे हैं, ऐसे शब्दों को जो है रूढ़ा लक्षणा कहा जाता है। ऐसे वाक्यों को रूढ़ा लक्षणा, इसका ऐसे शब्दों का रूढ़ा लक्षणा में प्रयोग किया जाता है, वह रूढ़ा लक्षणा होती है। अब इसमें क्या होता है कि रूढ़ा लक्षणा में कि इसमें लोकोक्ति वाले जितने भी वाक्य होते हैं,
मुहावरे वाले जितने भी वाक्य होते हैं वो सारे के सारे जो है लक्षणा, या तो कह सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति होती है, या यूं कह सकते हैं लक्षणा शब्द शक्ति का जो प्रकार है रूढ़ा लक्षणा, तो रूढ़ा लक्षणा वाली शब्द शक्ति उसमें होती है। क्योंकि जो कहावतें और जो मुहावरे होते हैं वो तो लोगों के द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, अब ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात यहाँ आई है, तो ये लोकोक्ति है तो लोगों ने ही बनाई है, लोगों के व्यवहार में ही इसका प्रयोग होता है। तो लोक व्यवहार की रूढ़ी परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो वाक्य या शब्द लोक व्यवहार के कारण प्रचलन में आ गए हैं, ऐसे वाक्यों को आधार बना करके जो है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए यहां देखो, भारत जाग गया, भारत हार गया, भारत रो रहा है, भारत गरीब है। अब ये देखो, अब मेरी बात सुनो, भारत जाग गया। अब भारत कैसे जाग सकता है? क्योंकि भारत तो एक देश है और भारत एक भूखंड का नाम है, भारत का तो एक क्षेत्रफल है, भारत तो एक स्थान का नाम है, ये कैसे जाग सकता है? लेकिन रूढ़िवादिता के कारण जो लोगों ने पहले प्रचलित कर दिया कि भाई उन्होंने जो है एक व्यक्ति का नाम ना लेकर के कह दिया कि भाई भारत, तो वो रूढ़ी परंपरा में वही शब्द चले आ रहे हैं। तो भारत जाग गया, अब भारत नहीं जागा है, भारत के लोग जाग गए हैं। तो इसका ये लक्षण के आधार पर कहा गया है, तो ये रूढ़ी परंपरा के आधार पर कहा गया है कि जो शब्द रूढ़ हो गए हैं उसके अनुसार यहाँ अर्थ की प्राप्ति हो रही है। तो देखो कि भारत जाग गया है, अरे भाई साहब भारत कैसे जाग सकता है? हाँ, भारत नाम का लड़का जाग सकता है लेकिन भारत नहीं जाग सकता है। लेकिन यहाँ पर रूढ़ी परंपरा के आधार पर, लक्षणा के आधार पर, रूढ़ी लक्षणा के आधार पर जो है अपन अर्थ, इसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो वो ये होगा कि जो है भारत के लोग जाग गए। उसके कहने का मतलब है भारत के लोग जाग गए हैं। भारत हार गया है, अब भारत कैसे हार सकता है? भारत की टीम हार सकती है, भारत में की तरफ से खेलने वाले 11 खिलाड़ी हार सकते हैं, लेकिन भारत नहीं हार सकता है। लेकिन रूढ़ी परंपरा के अनुसार आजकल यही कहते हैं कि यार भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। अब पूरा भारत देखो, भारत पाकिस्तान से हार गया। अब भारत पाकिस्तान से कैसे हार सकता है? पूरा भारत पाकिस्तान से हार सकता है क्या? पाकिस्तान में इतनी सारी जनसंख्या जितनी मध्य प्रदेश की है उससे भी ज्यादा कम वहां पर जनसंख्या है, तो कैसे हार सकता है? लेकिन भारत जो है हारा नहीं, भारत पाकिस्तान से जीत गया है। भारत नहीं जीता, भारत के लोग उससे जीते हैं, भारत के सैनिक उससे जीते हैं। लेकिन रूढ़िवादी परंपरा के कारण ये शब्द प्रचलन में आ गए हैं, लेकिन लक्षणा के आधार पर इसका मतलब होता है कि भारत के लोग जीत गए हैं या भारत क्रिकेट टीम से हार गया है। उसका अर्थ थोड़ा टेढ़ा होकर के ग्रहण कर लिया जाता है। भारत गरीब देश है, अब भाई भारत तो एक क्षेत्रफल का नाम है, भारत गरीब कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी परंपरा के आधार पर इस अर्थ को ग्रहण किया गया है कि भारत गरीब नहीं, भारत के लोग गरीब हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? रूढ़ी परंपरा को आधार बना करके इसका अर्थ ग्रहण किया कि भारत नहीं, भारत के लोग गरीब हैं। तो इस प्रकार से भारत जाग गया, भारत हार गया, भारत रो रहा है, भारत गरीब है, भारत की हालत खराब है। अबे भारत की हालत खराब नहीं है, भारत तो अपनी जगह भारत ही है, सनातन काल से भारत भारत ही रहा है और भारत आगे भारत ही रहेगा। तो भारत की दशा तो बेकार हो ही नहीं सकती है, लेकिन भारत के लोगों की दशा बुरी हो सकती है, लेकिन भारत की नहीं। तो भारत की दशा खराब है का मतलब रूढ़ी परंपरा के अनुसार उसका अर्थ निकालेंगे कि भाई भारत के लोगों की दशा खराब है। तो इस प्रकार के वाक्यों में यदि आ जाए तो इस प्रकार के वाक्यों में रूढ़ी लक्षणा होती हैं। जैसे बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। अब बड़े हरिश्चंद्र बनते हो
अब हरिश्चंद्र तो वो बन नहीं सकता है, लेकिन परंपरा से वो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, तो परंपरा से वो ही बात चली आ रही है। तो लोग यही कहते हैं कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हो क्योंकि वो बहुत बड़ा सत्यवादी था। तो वही बात अब, लेकिन वो हरिश्चंद्र तो किसी भी हालत में बन ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र था। लेकिन हरिश्चंद्र जो शब्द रूढ़ी परंपरा के अनुसार जो है प्रयोग में आने लगे हैं, तो रूढ़ी परंपरा के आधार पर उसका यदि अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसका यह हो सकता है कि भाई के जो हरिश्चंद्र में सत्यता के गुण हैं, ऐसे तुम हरिश्चंद्र बनते हो। तो ये रूढ़ी परंपरा के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। वहां लाठियां चल रही हैं। अब ये देखो नया तूफान देखो, वहां लाठियां चल रही है। अब लाठियां चलती है क्या? लाठियां चलती है क्या? नहीं चलती है। तो फिर ये लाठियां चलने की बात क्यों की गई? लाठियां चलने का मतलब एक रूढ़ शब्द है, एक परंपरा वाला शब्द है। लोगों ने इस शब्द का अर्थ जो है रूढ़ी परंपरा के आधार पर जो है ग्रहण किया है। तो लाठियां चलने का मतलब इसका रूढ़ी परंपरा के आधार पर, लक्षण के आधार पर जो है इसका अर्थ निकलेगा कि भाई वहां पर लाठियां चल रही है। अब लाठियां तो चल नहीं सकती है, लेकिन मनुष्य के द्वारा वहां पर लड़ाई में लाठियां चलाई जा रही हैं, तो ये रूढ़ी परंपरा है। ये रूढ़ हो गया कि लाठियां चल रही है। अपन कहते ना, और यार वहां तो बंदूकें चल रही है और वहां तो वो लड़ी हो रही, लाठियां चल रही है। अब लाठियां क्या जीवित प्राणी है तो लाठियां चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन लोगों ने ऐसे वक्तव्य बना दिए, ऐसे ऐसी बातें बना दी हैं, वो चली रही हैं। तो ऐसे वक्तव्य जो होते हैं वो रूढ़ी परंपरा के अनुसार आते हैं और रूढ़ी परंपरा के आधार पर ही लक्षार्थ का अर्थ ग्रहण किया जाता है। और उसी लक्षार्थ को बताने वाली जो शक्ति होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सिर पर क्यों खड़े हो? ये देखो नया वाक्य, सिर पर क्यों खड़े हो? ये लोग अब सिर पे खड़े हो, कोई सिर पे खड़ा हो सकता है क्या? सिर पर क्यों खड़े हो? सिर पे कोई खड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सिर पे खड़े का मतलब है कि मेरे पास में ही बिल्कुल क्यों खड़े हो? तो ये लक्षणा के आधार पर अर्थ बताया है कि जो बिल्कुल पास में खड़ा रहता है, तो वो लक्षण यहाँ पर बताया है। अब सिर पे तो कोई खड़ा रह नहीं सकता, कैसे खड़ा रहेगा? सिर पे जगह क्या है खड़े रहने की? अरे भाई ऊपर कोई क्या जगह है क्या खड़े रहने की? बहुत सारे वाक्य में ऐसे प्रचलन में नहीं आते हैं कि मेरे सिर के ऊपर खड़ा है या टेबल के ऊपर खड़ा हो जा। अब टेबल के ऊपर कैसे खड़ा होगा भाई? टेबल पर खड़ा हो जा। टेबल के ऊपर तो यानी कि टेबल से भी ऊपर कोई जगह है क्या? तो इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं ये सारे रूढ़ी लक्षणा में आते हैं। तो मित्रों ये जो शब्द शक्ति होती है इसमें रूढ़ी परंपरा के आधार पर उस वाक्य को जो है प्रचलन में लिया जाता है और लक्षार्थ के माध्यम से उस अर्थ को ग्रहण किया जाता है, अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अभिधा वाला अर्थ छोड़ करके अन्य अर्थ यदि ग्रहण किया जाता, अब अन्य अर्थ ग्रहण हो रहा नहीं हो रहा? भारत जाग गया। भारत कैसे जाग सकता है? लेकिन अन्य अर्थ है कि भारत के लोग जाग गए। दूसरा अर्थ निकल रहा है भारत रो रहा है। अब भारत कैसे रो सकता है? लेकिन तीसरा अर्थ निकल रहा है कि भारत के लोग रो रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं। भारत गरीब है। अब भारत एक भूगोल भूखंड भूक्षेत्र का नाम है, तो भारत कैसे गरीब हो सकता है? लेकिन अन्य अर्थ निकलेगा, रूढ़ी परंपरा के आधार पर अर्थ निकलेगा कि भारत के लोग गरीब हैं। सिर पर खड़े क्यों हो? अब सिर पर खड़े क्यों हो? अरे भाई सिर पर खड़े का मतलब है सिर पे तो खड़ा नहीं है, वो तो बेचारा पास में खड़ा है। लेकिन सिर पर खड़े रहने का मतलब है कि मेरे बिल्कुल पास में क्यों खड़े हो, ये इसका अर्थ ये निकल रहा है। लेकिन अपन कहते हैं कि मेरे सिर पे खड़ा हो गया करके, बिल्कुल तो सिर पे तो खड़ा नहीं है बेचारा वो। तो ये तो रूढ़ी वाला जो है सिर पर खड़ा होना
छाती पर मूंग दलना। अब छाती पर मूंग दलते हैं क्या? बहुत सारा आता है छाती पर, मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। और ये लक्षण वाला ही शब्द है कि जिस प्रकार से मूंग दले जाते हैं तो वो छाती पर। अब छाती पर भी मूंग दलते हैं क्या? नहीं दलते। उसका अर्थ है कि तुम बिल्कुल ही मेरी छाती पर आकर के या मेरे पास में आकर के मुझे परेशान कर रहे हो। ये छाती पर अन्य अर्थ निकल रहा है। छाती पर मूंग दलना, मैंने कहा था कि भाई लक्षणा शब्द शक्ति में या रूढ़ा शब्द शक्ति में लोकोक्ति, मुहावरे और रूढ़ी परंपरा के जो शब्द होते हैं उनमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति होती है, या रूढ़ी शब्द जिसमें लोकोक्ति आ गई, जिसमें मुहावरा आ गया, या जिसमें जो है लोक व्यवहार में प्रचलित होने वाले रूढ़ी शब्द आ गए हैं, ऐसे शब्दों में जो है, ऐसे वाक्यों में जो है रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। छाती पर मूंग दलना, सिर पर खड़ा होना, दिमाग खाना। अब ये दिमाग खाने की कोई चीज है क्या? दिमाग खाना में कौन सी जो है शब्द शक्ति है? रूढ़ी लक्षण ही तो है। मेरा दिमाग चाट मत। अब दिमाग, भैया दिमाग चाट रहा है क्या? दिमाग चाटने की चीज होती है क्या? लेकिन दिमाग चाटने का मतलब है कि मेरा भेजा खराब मत कर, मेरा भेजा फालतू बातें मत कर। दिमाग चाटने का मतलब है अन्य अर्थ निकल रहा है कि मेरा दिमाग चाट मत। बहुत सारे कहते हैं अरे यार उसने दिमाग चाट लिया, पूरा खोपड़ा खा गया यार वो। अब खोपड़ा कोई खाने की चीज है नहीं है ना। लेकिन रूढ़ी परंपरा के कारण या लोकोक्ति मुहावरे के कारण अन्य अर्थ निकल रहा है। दिमाग खाने का मतलब है मेरा सिर दुखा दिया उसने। तो इस प्रकार के जो शब्द वाक्य होते हैं वो जो है रूढ़ी लक्षणा के होते हैं। तो इसके बाद प्रयोजनवती लक्षणा और उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा को लेकर के पुनः उसका वीडियो आगे लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।